मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य आज एक बहुत रसप्रद विषय लेके आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। तारीख 9 जून 2024 रविवार संध्या 7:23 पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक आवाज गूंजी और वो थी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री की लगातार तीसरी बार शपथ ली। लगातार तीसरी बार इस प्रकार से शपथ ली। गठबंधन की सरकार है तो अनेक लोगों के मन में अनेक प्रश्न उपस्थित हुए हैं। तो मैंने ज्योतिष शास्त्र का आधार लिया और इस प्रकार से मैंने पूरा मूल्यांकन किया। नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय शपथ ली उसी समय की मैंने जन्म पत्रिका बनाई और ग्रहों नक्षत्रों क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, ग्रहों का प्रभाव उन पर कैसा होगा, इन सभी बातों का मैंने मूल्यांकन किया है। गठबंधन की सरकार है तो सबके मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उनके साथी मित्र गठबंधन के उनको साथ देंगे या बीच में ही बाय बाय कर देंगे। और क्या पता ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी कह देंगे कि अब भैया आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका इंटरफियरेंस सरकार में बहुत है, तो आपको अलविदा, बाय बाय, और नए गठबंधन में नए लोग जुड़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक संभावना है। और तीसरी संभावना ये भी है कि ये गठबंधन की सरकार सुचारू रूप से चले। साथ ही दूसरे और भी प्रश्न है, कैसी रहेगी विदेश नीति, क्या पीओके के अनुसंधान में कोई कार्यवाही होगी प्रधानमंत्री की ओर से, मोदी सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि वो कुछ समय में 75 साल के होने वाले हैं। इस एज में इतना काम, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ऊर्जा के साथ अब तक हमने देखा है कि उन्होंने कार्य किया है, क्या आगे भी इस प्रकार से संभावना बनी रहेगी। श्री नरेंद्र मोदी जी का अंदाज वही पुराना जाना पहचाना रहेगा कि उनमें थोड़ा लचीलापन आएगा या फिर वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ ही तीसरी टर्म है नरेंद्र मोदी जी की, तो इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी को कौन से देवी देवता की उपासना करनी चाहिए जिससे उनको उनके कार्य में सफलता प्राप्त हो, राष्ट्रहित के जो कार्य उनके मन में है वो सुचारू ढंग से उसको कार्यान्वित कर सके। ये सब महत्वपूर्ण संभावना ये क्या निर्माण होती है, इसी के अनुसंधान में मैं साल दर साल इसका मैं मूल्यांकन कर रहा हूं आज। साथ ही एक और प्रश्न भी है कि नरेंद्र मोदी जी का व्यवहार किस प्रकार से होगा, उनका अप्रोच कैसा होगा प्रधानमंत्री के तौर पर। अब तक हमने देखा है, मैं तो गुजराती हूं तो गुजरात में भी मैंने उनका शासन देखा है लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के तौर भी उनका शासन देखा है। नरेंद्र मोदी जी जनता के साथ, भारतवासियों के साथ अधिक से अधिक संवाद करते हैं। तो इस 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी न्यूनतम संवाद करेंगे। अब जितना हमने उनको देखा है टीवी पर बोलते हुए वो थोड़ा कम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी संवाद कम करेंगे किंतु उनके फैसले बात करेंगे। इस प्रकार से उनका अप्रोच होगा और उनकी जो अलायंस है उनका सहयोग उनको मिलेगा। जी हाँ, गठबंधन की सरकार है, सबके अपने अपने विचार है तो थोड़ी ऊपर नीचे तो दिखाई देगी किंतु सरकार गिर जाएगी, इस प्रकार की कोई बात होगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिवर्ष संभावना बनी रहती है। सबसे पहले प्रथम वर्ष जून 2024 से जून 2025 का समय कैसा होता है, कैसी संभावना बनी रहेगी। तो सबसे पहली बात, एनडीए परिवार में वृद्धि होगी, नए लोग जुड़ सकते हैं। जब मैं एनडीए बोलता हूं तो उसमें भाजपा को भी मैं शामिल कर लेता हूं। तो भाजपा के परिवार में भी वृद्धि हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी वृद्धि हो सकती है और एनडीए के परिवार में वृद्धि होगी। जुलाई से साथी मित्रों के साथ
कुछ मतांतर होंगे और हमको भी दिखाई देगा, जनता को भी, ये वही कहीं ना कहीं अंदर कुछ मतांतर है, दोनों के बीच कोई तालमेल इस प्रकार से बैठ नहीं रहा है, इस प्रकार से हमें दिखाई दे पड़ेगा। मोदी जी की पर्सनल में बात करूं, अब मोदी जी मतलब मैं उनके प्रधानमंत्री के तौर पे बात कर रहा हूं। मोदी जी व्यक्ति को यहां से मैं एक अलग रखता हूं और प्रधानमंत्री के तौर पे मैंने ये मूल्यांकन किया है। नरेंद्र मोदी जी को दंत पीड़ा से सावधान रहना होगा ये प्रथम वर्ष में शासन के, और भाषा पर उनको अधिक संयम रखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो जन्मपत्री बनी है तो उसमें यह स्पष्ट दिखाता है कि नवांश कुंडली में बुध वाणी का कारक बड़ा दुष्प्रभाव से पीड़ित है, तो उनको अधिक संयम रखना होगा। ऐसा होगा कि उनकी बोली हुई बात तीर की तरह सामने वाले के दिल में लग जाएगी और बात का बतंगड़ बन सकता है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी यह दिखाने में तो सफल ही होंगे कि ठीक है, थोड़ी ऊंच नीच हो रही है, लेकिन ये हमारी गठबंधन की सरकार बहुत अच्छी तरह से सुचारू ढंग से चल रही है। जनहित के अनुसंधान में नरेंद्र मोदी जी क्या कार्य करेंगे, प्रथम वर्ष की मैं बात कर रहा हूं मोटे तौर पे, जिसको हम बड़े फैसले बोल सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन के अनुसंधान में नरेंद्र मोदी जी उनके हित में बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसानों के हित में सुखाकारी योजना वो बना सकते हैं, उनकी घोषणा कर सकते हैं। और जो गरीब परिवार है उनके अनुसंधान में भी नरेंद्र मोदी जी हितकारी योजना को अमली बना सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रथम वर्ष बीतेगा और विदेश प्रवास तो उनके बीच बीच में चलते ही रहेंगे। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, जून 2025 से जून 2026 की हम बात करते हैं। अब दूसरा शासन का दूसरा वर्ष आ गया। यह जो समय है, यह समय उनके लिए पड़कारों से भरपूर है। हर रोज एक नया प्रश्न जैसे खड़ा हो जाएगा और वो भी अपने आप में वैसे तैयार ही कर लेंगे कि भाई उठ के एक नया प्रश्न, बड़ा प्रश्न वो मेरी राह देखते हुए खड़ा ही है। मोदी जी की लगाव, मोदी जी अध्यात्म के प्रति 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर, मैंने गुजरात में भी देखा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी उस समय अनेक मंदिरों में जाया करते थे, दर्शन किया करते थे। तो ये प्रक्रिया में और बढ़ोतरी होगी। नरेंद्र मोदी जी और अध्यात्म के प्रति और 2 कदम आगे बढ़ेंगे। साथ ही मैं ग्रहों के अनुसंधान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक सलाह भी देना चाहता हूं, अलबत्त ग्रहों के आधार पर। जब मैं ग्रहों का मूल्यांकन करता हूं तो मैं कोई लॉजिकली तार्किक सलाह किसी को नहीं दे सकता, चाहे मुझे कितना भी किस पर भी लगाव हो, सद्भाव हो। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के प्रति मुझे सद्भाव है, लेकिन फिर भी अब जब मैं ये शास्त्र देख रहा हूं तो शास्त्र मुझे जो बुलवाएगा वही मुझे बोलना होगा। इस समय शासन के दूसरे वर्ष में नरेंद्र मोदी जी को अपने ही निर्णय के ऊपर 4 बार सोचना होगा, नहीं तो परिस्थिति ऐसी होगी कि नरेंद्र मोदी जी की पकड़ एनडीए परिवार के ऊपर ढीली पड़ती दिखाई देगी। कुछ निर्णय उनके गलत हो सकते हैं, उनको सोच विचार करके निर्णय को लागू करना होगा। और मोदी जी को स्वास्थ्य भी संभालना होगा। स्वास्थ्य, ये शासन के दूसरे वर्ष में शरीर है, छोटी मोटी बीमारी तो आती रहती है, किंतु अब जब मैं ये देख रहा हूँ तो मैं उनको ये सावधान भी कर सकता हूँ,
कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य का वो ध्यान रखे, क्योंकि राष्ट्र को उनकी आवश्यकता है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह विचार ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी, उनके मन में जो चल रहा है वो वही जानते हैं, बाहर किसी को ये बात प्रकट नहीं होगी। किंतु नरेंद्र मोदी जी के मन में वैराग भाव बहुत प्रबल हो जाएगा कि अब मुझे आत्मिक कल्याण की ओर भी मुझे ध्यान देना है। एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के मन में ऐसा हो जाएगा कि अब राजकाज बहुत हो चुका, मुझे अब मेरे आत्मिक कल्याण के लिए कार्य करना होगा। और साथ ही कुछ परिस्थिति भी ऐसी बनेगी कि नरेंद्र मोदी जी थोड़े दुखी हो जाएंगे और आत्मिक कल्याण के लिए उनके मन में वैराग भाव बहुत प्रबल हो जाएगा। देश की आर्थिक परिस्थिति अलबत्त अच्छी होगी। जब मैं कहता हूं तो ये संभावना संपूर्ण है कि देश की आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, किंतु विदेशों से प्रताड़ना होगी। विदेश नीति उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कोई न कोई अपना सर उठाता रहेगा विदेशों से, तो विदेश नीति के अनुसंधान में उनको बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। सबके मन में साथ ही दूसरा सवाल भी है कि ये जो बात हुई थी पीओके के अनुसंधान में कि भाई पीओके भारत का अभिन्न अंग है, और हाँ है भी, और सरकार की ओर से भी कहा गया था पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो क्या पीओके के अनुसंधान में कोई कार्यवाही होगी? तो बिल्कुल ये मुझे दिखाई देता है कि मोदी सरकार पीओके के अनुसंधान में कार्यवाही करेंगे। उनके अनुसंधान में कुछ हिलचाल मुझे दिखाई देती है, गतिविधि मोदी सरकार की ओर से होगी। और जी हाँ, कठिन परिस्थिति में भी नरेंद्र मोदी जी पीओके के प्रति आयोजन करते हुए यहाँ संज्ञान में आते हैं। हमको ऐसा लगेगा कि इतनी कठिन परिस्थिति में ये पीओके जैसी बात को कोई कैसे आगे बढ़ा सकता है। इतनी पुरानी बात है, मामला बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है और परिस्थिति भी मोदी जी के अनुकूल नहीं है, ऐसा सबको दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मोदी जी इन विपरीत परिस्थिति में भी पीओके की गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैं और भी कह रहा हूं कि शपथ विधि की जो जन्मपत्री बनी है, जो कुंडली बनी है, उस पत्रिका में एक बड़ा प्रबल राजयोग है, और ये जो प्रबल राजयोग है वो 2025 में अक्टूबर और नवंबर में बहुत महत्वपूर्ण उनको फल देंगे। कोई अच्छे समाचार माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासी को सुना सकते हैं, और गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी जी बहुत बलवान होंगे। मैंने कहा कि राजयोग एक उनकी ये शपथ विधि की पत्रिका पे बन रहा है, तो वो राजयोग क्या है वो भी जान लीजिए। उनकी जन्मपत्री मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे जो शपथ विधि उन्होंने ली उस समय की उस पत्रिका में, और नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म हुआ उस पत्रिका में भी वृश्चिक लग्न है, और इस पत्रिका में भी वृश्चिक लग्न है। शपथ विधि की पत्रिका में चंद्रमा भाग्य स्थान में स्वगृही है, बड़ा बलवान है, और चंद्रमा से दशम स्थान पर मंगल देव स्वगृही है, मेष के है। उसको कुलदीपक योग ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं। कुछ लोग ऐसा सोच लेंगे कि ये भी उनके बड़े अंधभक्त लगते हैं, योग बिठा दिया। जी नहीं, मैंने योग नहीं बिठाया, ये योग उनकी ये शपथ विधि की पत्रिका में निर्माण हुआ है, इसलिए मुझे ये मूल्यांकन करना पड़ रहा है। चंद्रमा से दशम स्थान पर मंगल द्वारा स्वगृही, मतलब चंद्रमा भी बलवान, मंगल भी बलवान, मंगल अग्नि तत्व में है, मेष का है, चर राशि का है, और कुलदीपक योग बनता है। तो इसका मूल्यांकन ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी फटाफट सभी निर्णय करेंगे, और वो निर्णय कोई छोटे निर्णय नहीं होंगे। उन्होंने जो कहा है कि कुछ कड़े फैसले लेंगे, अलबत्त देश हित में, ये बात ध्यान में रखिए, तो देश हित में कड़े और बड़े फैसले वो लेंगे और इतिहास में उनका नाम आएगा। तो इस प्रकार से ये योग भी बन रहा है, और दुनिया देखेगी कि भगवान ने, परमात्मा ने
भारतवासी को एक बड़ा बलवान प्रधानमंत्री दिया है। ये तीसरी टर्म में दुनिया देखेगी, दुनिया मानेगी, इस प्रकार से ये वर्ष हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की संभावना क्या बनती है। जून 2027 से जून 2028 की अब बात करेंगे इस वर्ष में, और साथ ही मैं ये भी ले लेता हूं कि 2 वर्ष का ये मूल्यांकन मैं ले रहा हूं, जून 26-27 और 27-28, ये 2 वर्ष का मूल्यांकन साथ में। जन सुखाकारी योजना भरपूर रूप से लागू होगी। भारत के अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। पड़ोसियों में नरेंद्र मोदी जी की, भारत सरकार की बोलबाला होगी। ऐसा समय होगा कि सभी पार्टियां एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के गुणगान गाने के लिए मजबूर भी हो जाएगी। और साथ ही भारत में कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों की नींव भी रखी जाएगी। मतलब ये जब मैं बोल रहा हूं, वैसे प्रधानमंत्री के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तो वो करते रहे हैं, लेकिन जब ये मैं बोल रहा हूं तो ये बहुत बड़ी बात, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव वो रखेंगे। उनके विदेश प्रवास अधिक रहेंगे। धार्मिक स्थलों के ऊपर उनके प्रवास, उनके दर्शन की वो अभिलाषा से प्रवास, यात्रा उनके अधिक रहेंगे। और उसी समय देश में कोई बड़े अकस्मात के योग भी बनते हैं। मतलब ये मैं नरेंद्र मोदी जी के अनुसंधान में नहीं बोल रहा हूं, ये देश में दुर्घटनाओं के अनुसंधान में मैं बोल रहा हूं। और देश में उस समय कोई आंदोलन हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है बड़ी, इसके अनुसंधान में सावधान रहना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सटीक करना होगा। साथ ही एक बात और भी इसमें बनती है, जब गुरु कर्क राशि में आएगा 26-27 में, जब गुरु कर्क राशि में आएगा तो एक बड़ा बलवान राजयोग 1 वर्ष के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए बनता है प्रधानमंत्री के तौर पर। और जिनकी कर्क राशि है, आप सभी के लिए भी अब मैं बता दूं, जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी राजयोग बन रहा है, तो वो भी अपने हिसाब से प्लान कर ले। किंतु अब हम यहाँ तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की जन्म पत्रिका में यहाँ शपथ विधि की पत्रिका में चंद्रमा भाग्य स्थान में स्वगृह है, भाग्य बड़ा बलवान है, और उसी के ऊपर से, नवम स्थान के ऊपर से उच्च का गुरु वहां से परिभ्रमण करेगा। मतलब एक बहुत बड़ा गजकेसरी योग बन रहा है। और गुरु की दृष्टि लग्न पे रहेगी, पंचम स्थान पे रहेगी और तृतीय स्थान पे रहेगी। मैं एक प्रकार से ये कहूंगा कि भाग्य का उनको इतना बल प्राप्त होगा कि जो लोग भाग्य में नहीं मानते हैं वो लोग भी मानने लगेंगे कि भाग्य इसी को कहते हैं शायद। तो ऐसा बड़ा बलवान राजयोग उनकी जन्म पत्रिका, मतलब ये शपथ विधि की पत्रिका में बनता है। दांतों तले उंगलियां लोग दबा देंगे, इतने अच्छे और बड़े काम होंगे। अंतिम वर्ष में मैं आता हूं कि आपको श्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा अपनी चरम सीमा पे दिखाई देगी। 75 साल बीत जाने के बाद भी ये स्पष्ट करना जरूरी है, हमने ऐसी ऊर्जा न कभी उनमें पहले देखी होगी। इस प्रकार की ऊर्जा उनमें हम देख सकेंगे। प्रतिपक्ष के ऊपर तो वो वज्र के समान बरसेंगे। ये चुनावी वर्ष की बात कर रहा हूं, 2028 से जून 2028 से जून 2029। प्रतिपक्ष के ऊपर वो वज्र के समान बरसेंगे, मतलब पूरी ऊर्जा से डट के वो खड़े रहेंगे। और अगर मेरी आवाज कहीं कभी नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचती है तो मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि चौथी टर्म की तैयारी शुरू कीजिए। शपथ विधि चौथी बार भी आपको ही करनी है। इस प्रकार से योग बनता मुझे दिखाई देता है। चौथी बार
श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर शपथ लेंगे, फिर वो आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि ये आवाज फिर से गूंजेगी, चौथी बार गूंजेगी। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी जी अध्यात्म की ओर निकल पड़ेंगे, राजकाज सौंप देंगे किसी और को। मुझे नहीं मालूम, ये मैं नहीं देख सकता किसको वो दे सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी साधना के मार्ग के ऊपर निकल पड़ेंगे और राजकाज से वो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से योग भी बनता है। साथ ही एक बात मैं और भी कह दूं कि उनके जो प्रतिपक्ष है, अब देखो इस प्रकार से योग तो बन रहे हैं, इसीलिए मैं प्रतिपक्ष को भी एक प्रकार से ग्रहों के अनुसंधान में कुछ बात बता दूं। वो लोग अगर चुस्ती से, समझदारी से, सूझबूझ से, रचनात्मक पद्धति से कार्य नहीं किया तो ऐसा बनेगा कि प्रतिपक्ष के कई युवा नेता की युवानी और वृद्ध नेता का वृद्धत्व उनको प्रधानमंत्री देखते हुए ही निकल जाएगा। तो उनको भी बड़े चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। मैंने इस एपिसोड से पहले एक बात बताई थी कि मैं ये बात भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी को अपने आप को सफल बनाने के लिए इस टर्म में कौन से देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को कुल देवी की उपासना करनी चाहिए, देवी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। इन दो देव देवियों की पूजा उपासना से नरेंद्र मोदी जी को बल प्राप्त होगा, क्योंकि शपथ विधि की पत्रिका में शुक्रदेव अस्त के है, तो उनको अवश्य ही देवी की पूजा करनी चाहिए, कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, या फिर उनको वो जो देवी में विश्वास करते हैं उन देवी की पूजा उपासना उनको करनी चाहिए। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत स्नेहपूर्ण शुभकामना देता हूं। भगवान उनको उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जावान बनाए, उनके प्रत्येक शुभ संकल्प सिद्ध हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। प्रणाम।